जीप की हेडलाइट की रोशनी रास्ते पर पड़ रही थी। ये कच्चा और पथरीला रास्ता था। जीप बार बार उछल रही थी, परंतु ड्राइव करने वाला सैनिक दक्ष था इन रास्तों पर जीप चलाने में। मौसम में ठंडक थी। अंधेरे में हर तरफ पेड़ खड़े नजर आ रहे थे। आसमान में चांद निकला हुआ था। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, सैनिक ने बात करने के अंदाज में कहा। मैं बहुत कम सीमा पार जाता हूँ, देवराज चौहान बोला। मैंने सुना है हमने हिंदुस्तान को बहुत कमजोर कर दिया है, सैनिक ने कहा। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह खराब हो गई है, क्योंकि हमने नकली नोट छापकर हिंदुस्तान में फैला दिए हैं। बाकी कसर हमारे लोगों ने दंगे करके पूरी कर दी। क्या हिंदुस्तान वास्तव में बुरे हाल में है? ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में सब ठीक चल रहा है। पर मैंने तो सुना है कि वहाँ कुछ भी ठीक नहीं। गलत सुना है दोस्त। मैंने तो ये भी सुना है कि शायद हिंदुस्तान कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर दे। इस बारे में हिंदुस्तान में मीटिंगें हो रही है। कश्मीर देखकर हिंदुस्तान शांत जीवन बिताना चाहता है। तुमने किससे सुना? अपने साथी फौजियों से। और उन्होंने किससे सुना? शायद बड़े अफसरों से। तुम्हारा अपना दिमाग नहीं है? देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। क्या मतलब? मैंने कहा तुम्हारा अपना दिमाग नहीं है? क्या तुम नहीं सोच सकते कि क्या सही है और क्या गलत? मैंने मैं क्यों सोचूं? मुझे सुनने को मिला कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान से कमजोर है जो कश्मीर दे देगा। मतलब कि ऐसी कोई बात नहीं, जरा भी नहीं। हिंदुस्तान कश्मीर क्यों देगा? ओ, मैं तो खुश था कि हमें कश्मीर मिलने वाला है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान जो कर रहा है उससे हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे मुसलमान भाई भाई बाद में, पहले वो हिंदुस्तानी है। वो अपने को हिंदुस्तानी कहते हैं। देवराज चौहान बोला। है तो हमारे भाई ही। बोला तो बाद में, पहले वो हिंदुस्तानी हैं। तुम अजीब सी बातें कर रहे हो। मैं सच और सही बात तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसी बातें कम ही सुनने को मिलती हैं। तुम्हारा लहजा पाकिस्तानी नहीं लग रहा। हिंदुस्तान से आया हूं ना, तभी मेरा लहजा बदला बदला सा है। एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। हिंदुस्तान के शहर कैसे हैं? हमारे शहरों की तरह ही है या बेहतर हैं? बेहतर हैं, खूबसूरत है। लगता है तुम हिंदुस्तान से प्रभावित हो। एक बार हिंदुस्तान हो आओ, अपनी बात का तुम्हें खुद ही जवाब मिल जाएगा। मैं कैसे जा सकता हूँ? उसने गहरी सांस ली। ड्यूटी से ही फुर्सत नहीं मिलती। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और सिगरेट सुलगा ली। ये हिंदुस्तानी सिगरेट है? सैनिक ने पूछा। हाँ, एक मुझे भी दो। देवराज चौहान ने एक सिगरेट उसे दे दी। तुम अब कहाँ जाओगे? सैनिक ने सिगरेट कमीज की जेब में रखते हुए पूछा। इस्लामाबाद। मैं तुम्हें ऐसे घर के बाहर छोड़ दूंगा जो तुम्हें इस्लामाबाद पहुंचाने का काम कर देंगे, सैनिक ने कहा। अगर रात गांव में बिताना चाहते हो तो उसका इंतजाम भी कर दूंगा, जैसा तुम चाहो। मैंने रुकना नहीं है, इस्लामाबाद पहुंचना है। देवराज चौहान दूर गांव की नजर आती रोशनियों को देखता हुआ बोला। वो टेम्पो था जिसमें देवराज चौहान ने इस्लामाबाद तक का सफर किया था। सैनिक ने उसे एक घर के सामने उतार दिया था। वहीं से टेम्पो और ड्राइवर का इंतजाम हुआ था। 15 घंटों का सफर था और 12,000 में बात तय हुई। देवराज चौहान टेम्पो के पीछे वाले हिस्से में टूटी फूटी नींद लेता आया था। टेम्पो चलाने वाला 50 बरस का पतला लंबा दाढ़ी वाला व्यक्ति था। रास्ते में एक जगह रुककर खाना भी खाया। टेम्पो वाला सब ठिकाने जानता था। खाना अच्छा था, मजेदार था। सुबह 6 बजे चाय पी गई थी और दोपहर को 2 बजे इस्लामाबाद पहुंच गए। देवराज चौहान ने टेम्पो वाले से कहा कि इस्लामाबाद की घनी आबादी वाली जगह पर उसे उतारे। टेम्पो वाले ने भीड़ भाड़ वाले चौराहे के पास उसे उतारा। देवराज चौहान ने उसे 12,000 दिए और वो चला गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और हर तरफ नजरें घुमाने लगा। मंजिलें दूर थी, रास्तों का पता नहीं था।
इस्लामाबाद के करीमनगर के इस फुटपाथ पर खड़ा देवराज चौहान ने आगे के रास्ते के बारे में सोचा कि क्या उसे होटल में ठहरना चाहिए। परंतु होटल में ठहरने का उसे कोई फायदा नजर न आया। जो भी हो, उसे मार्शल के एजेंटों से तो संबंध बनाना ही पड़ेगा, तभी आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। देवराज चौहान ने मन ही मन उन 8 एजेंटों के बारे में सोचा। उसके बाद कासिम रहमान को फोन करने की सोची, जो कि 4-5 टैक्सियों का मालिक था। देवराज चौहान ने पब्लिक बूथ ढूंढा और मन ही मन कासिम रहमान का नंबर दोहराते हुए उससे फोन किया। उधर से फौरन ही फोन उठाया गया। देवराज चौहान ने फौरन सिक्का डालते हुए बात की। हेलो, हुक्म जनाब। उधर से आवाज आई। कहाँ के लिए गाड़ी चाहिए? कासिम रहमान। देवराज चौहान बोला। हाँ, एकाएक उसकी आवाज में सतर्कता उभरी। मिशन जीरो। ओ, हुक्म जनाब। उधर से कासिम रहमान ने फौरन कहा। मैं अभी अभी इस्लामाबाद पहुंचा हूँ। क्या तुम्हारे पास रहने को जगह है? देवराज चौहान ने पूछा। सब कुछ है जनाब। ये बताइए कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं? देवराज चौहान ने आसपास की इमारतों और बोर्ड्स को देखकर उसे बताया। समझ गया। आप वहीं रहिए। मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। कासिम रहमान 50 बरस का थोड़ा मोटा व्यक्ति था। लंबाई 5-4 फीट थी। उसने पठानी सूट पहना हुआ था। क्लीन शेव था और ड्राइविंग सीट पर जब बैठता था तो पेट स्टीयरिंग के साथ लग जाता था। वो आसानी से देवराज चौहान को मिल गया। टैक्सी खुद चलाकर आया था। जब वो टैक्सी से बाहर निकला तो देवराज चौहान को बूथ के पास ही खड़े पाया। वो सीधा देवराज चौहान के पास पहुंचकर बोला। मिशन जीरो। देवराज चौहान ने फौरन हाँ में सिर हिला दिया। आओ दोस्त। कासिम रहमान मुस्कुराया। तुम दूर से ही पहचाने जा रहे हो कि पाकिस्तानी नहीं हो। कुछ तुम्हारा चेहरा तो कुछ तुम्हारा पहनावा। तुम्हें यहाँ के लोगों जैसा दिखना चाहिए। तुम मुझे यहाँ के लोगों जैसा बना देना। दोनों टैक्सी में बैठे। पीछे बैठो। तुम्हें सवारी लगना चाहिए। कासिम रहमान ने टोका। देवराज चौहान पीछे वाली सीट पर बैठ गया। कासिम रहमान ने टैक्सी आगे बढ़ाते हुए कहा। तुम्हें रहने का ठिकाना चाहिए। वो सब कुछ भी चाहिए जो शहर में नए आए आदमी को जरूरत होती है। देवराज चौहान बोला। समझ गया। रहने की कोई समस्या नहीं। मेरे घर की छत पर 2 कमरों का सेट खाली है। नीचे मेरा परिवार रहता है। खाना पीना तुम्हें नीचे ही मिल जाया करेगा। कासिम रहमान ने कहा। मैं यहाँ खाने रहने को नहीं आया। देवराज चौहान ने कहा। जानता हूँ। कासिम रहमान का स्वर गंभीर हो गया। कल मार्शल का फोन आया और कोडवर्ड बताकर कहा कि जो आदमी कोडवर्ड बोले उसकी हर तरह से मन की सहायता करो। जो कहे वो बात मानो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। मैं नहीं जानता कि तुम क्या काम करने वाले हो। देवराज चौहान चुप रहा। हिंदुस्तान से आए हो? हाँ। सीधे? कल शाम को सीमा पार की थी। देवराज चौहान बोला। क्या काम है? कासिम रहमान ने पूछा। देवेन नागर। देवराज चौहान ने कहा। कासिम रहमान कुछ खामोश रहकर बोला। अब समझा कि कोडवर्ड मिशन जीरो क्यों रखा गया है। क्यों? क्योंकि इस मिशन पर 18 एजेंट 1.5 साल में मारे जा चुके हैं और नतीजा जीरो रहा। ये खतरनाक काम है जो तुम करने आए हो और मार्शल को गारंटी नहीं होगी कि ये काम पूरा हो जाएगा। कासिम रहमान गंभीर था। उन 18 में से किसी एजेंट से तुम मिले? नहीं, सिर्फ सुना ही है। वो कैसे मरे? देवेन नागर, यानी कि हाजी खान को मारने की कोशिश में। मैंने पूछा कैसे मरे? खुलासा नहीं जानता। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? देवराज चौहान ने पूछा। सब कुछ। सब कुछ में क्या आता है? सब कुछ आता है। कासिम रहमान ने दृढ़ स्वर में कहा। पहले के 18 एजेंट मारे गए। क्या तुम्हें लगा कि कोई मार्शल से गद्दारी कर रहा हो सकता है? इस बारे में मैंने सोचा जरूर था, लेकिन समझ कुछ नहीं पाया, क्योंकि न तो मैं उन एजेंटों को जानता था जो देवेंद्र नगर को मारने आए थे
और न ही मैं यहाँ स्थित उन एजेंटों को जानता था जिन्होंने उनकी सहायता की। मतलब कि ये मानते हो कि कोई गद्दारी कर रहा हो सकता है। ऐसा हुआ हो तो कोई बड़ी बात नहीं। देवेन नागर उर्फ हाजी खान कोई मामूली शख्सियत नहीं है। वो भी दम रखता है। उसने मार्शल के 2-4 एजेंटों को खरीद लिया तो कौन सी बड़ी बात है। मेरा मानना है कि वो 18 के 18 एजेंट इस तरह नहीं मारे जा सकते। कोई गद्दार बीच में होना चाहिए। कासिम रहमान चुप रहा। इस बार मार्शल ने उन सबको बदल दिया है कि मेरी मुलाकात उनसे न हो। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। कासिम रहमान ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे नहीं जानकारी कि मार्शल का प्रोग्राम क्या है, प्लानिंग क्या है। हमें एक दूसरे के बारे में या बीच की बातें नहीं बताई जाती। मुझे तो तुम्हारे बारे में ये भी नहीं बताया गया कि वो कोई एजेंट भेज रहा है देवेन नागर के लिए। अब तुम आए हो तो तुम्हें इतना जरूर कहूंगा कि तुम खतरे में पड़ चुके हो, क्योंकि तुमने देवेन नागर की हत्या करनी है। इस काम को करने आए पहले के 18 एजेंट जान गंवा चुके हैं। तुम भी मारे जाओ तो मेरी नजरों में मामूली बात होगी। तुम ऐसा इसलिए सोच रहे हो कि पहले 18 की जान जा चुकी है। हाँ, देवेन नागर उर्फ हाजी खान के बारे में क्या जानते हो? क्या जानता हूँ? टैक्सी चलाते कासिम रहमान ने होठ सिकोड़े। बहुत कुछ जानता हूँ। सीधे शब्दों में कहूँ तो वो पाकिस्तान का खतरनाक आदमी है, दबंग नेता है, बहुत बड़ा बदमाश है वो। कैसे? उसके खिलाफ कई हत्याओं के केस चले, पर या तो गवाह पीछे हट गए या जज को नोट पहुंचा दिए गए। एक जज की तो हत्या भी करवा दी गई। शायद वो नोट लेने के लिए तैयार नहीं था। तब इस बात को लेकर खूब हो हल्ला हुआ था। हाजी खान का नाम भी उछला था, लेकिन बाद में सब शांत हो गए। हाजी खान का कुछ भी नहीं बिगड़ा। वो सब हत्याओं से बरी हो गया। राजनीतिक पार्टी में उसका खूब दबदबा है। पार्टी के बड़े नेता भी हाजी खान का रोप खाते हैं। कोई भी उनसे झगड़ा करने को तैयार नहीं होता। पार्टी वो ही करती है जो हाजी खान चाहता है। और देवराज चौहान ने कस लिया। उसके आदमी खूबसूरत लड़कियों को हाजी खान के लिए उठा ले जाते हैं। ये बात जग जाहिर है। जानने वाले जानते हैं। ताकत का फायदा उठा रहा है वो। ताकत भी और पैसा भी। हाजी खान के पास पैसा खूब है। पैसा कहाँ से आता है उसके पास, ये नहीं पता। अपनी पार्टी के 2 नेताओं के साथ उसके मतभेद पैदा हुए। 2 महीने में दोनों मारे गए। एक की ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई और दूसरा मॉर्निंग वॉक के वक्त एक गाड़ी से कुचलकर मर गया। ऐसा है हाजी खान। वो सबसे बड़ा गुंडा है। वो आतंकियों की साइड लेता है। कैसी सिक्योरिटी में रहता है? जबरदस्त। परंतु मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता। कहो तो पता कर दूंगा। मैं इस तक कैसे पहुंच सकता हूँ? मेरे ख्याल में तो नहीं पहुंच सकते। इस कोशिश में पहले भी 18 एजेंट मारे जा चुके हैं। तुम जानते हो कि ये काम ही मुझे पूरा करना है। जो पहले आए थे वो भी ये काम पूरा करने आए थे, परंतु खुद मारे गए। ये कहकर तुम मेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ दोस्त। तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। देवराज चौहान, मार्शल के पुराने एजेंट हो। मेरा मार्शल से कोई वास्ता नहीं। क्या मतलब? मेरे एक दोस्त को मार्शल बचा सकता है। मैं उसे बचा देखना चाहता हूँ। ऐसे में मार्शल और मेरे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर मैं पाकिस्तान में हाजी खान को मार देता हूँ तो मेरा दोस्त बच जाएगा। ये मार्शल ने गलत किया। क्यों? राह चलते किसी को भी उसने इस्लामाबाद भेज दिया कि हाजी खान को मार दे। जबकि 10 लोग एक साथ भी आ जाए तो हाजी खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मार्शल को ऐसा कमजोर खेल नहीं खेलना चाहिए था। मार्शल कभी भी कमजोर खेल नहीं खेलता। देवराज चौहान ने कहा, तुम्हें मैदान में लाकर खेल तो रहा है। मैं पहले भी मार्शल के लिए काम कर चुका हूँ, लेकिन एजेंट तो एजेंट ही होते हैं। उन्हें हर तरह का परीक्षण मिलता है।
वो सब कुछ। तुमने सही कहा कि एजेंट तो एजेंट ही होते हैं। तभी 18 एजेंटों को गंवाने के बाद उसने मुझे भेजा। कासिम रहमान ने शीशे में से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने कष्ट लिया और सिगरेट खिड़की से बाहर गिरा दी। तो तुम कहना चाहते हो कि परीक्षण प्राप्त एजेंटों से तुम बेहतर हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस काम में एजेंट सफल नहीं हो रहे, तो मार्शल ने मेरे को बेचकर चांस लिया कि तुम हो कौन, क्या करते हो, ये नहीं बता सकता। परंतु मेरे ख्याल में देवेन नागर को मेरे जैसा इंसान चाहिए। हाजी खान बहुत खतरनाक है। शायद तुम मेरी इस बात को ठीक से समझ नहीं रहे। कासिम रहमान ने गंभीर स्वर में कहा, समझ चुका हूँ। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। मैं यहाँ डरने नहीं आया, मरने भी नहीं आया, अपना काम पूरा करने आया हूँ। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ दोस्त, कि तुम कैसे इंसान हो। कासिम रहमान ने गहरी सांस ली। मध्यम वर्गीय कॉलोनी में कासिम रहमान का मकान था। वह देवराज चौहान के साथ घर पहुंचा। घर में बीबी रेहाना थी, दो बेटियां थी। बेटा पढ़ने गया हुआ था। कासिम रहमान ने देवराज चौहान का परिचय मीर अली के नाम से कराया और बताया कि ये मेरे बचपन का दोस्त है, कराची से आया है और कुछ दिन यहीं रहेगा। रेहाना ने चाय और खाने पीने का सामान दिया उन्हें। घंटा भर बैठने के बाद कासिम रहमान ने कहा, आओ तुम्हें ऊपर का कमरा दिखा दूं मीर अली। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। अब्बा। तभी कासिम की 20 वर्षीय बेटी बोली, मेहमान का सामान तो है नहीं। है, स्टैंड पर रखा है, मैं ले आऊंगा। कासिम रहमान ने अपनी बेटी का सिर थपथपाया। ऊपर जाने के लिए बाहर से सीढ़ियां थी। दोनों ऊपर छत पर पहुंचे। वहां अच्छा खासा टू रूम सेट बना हुआ था। बेड, अलमारी, जरूरत की हर चीज थी यहाँ। मेरे ख्याल से तुम यहाँ रह लोगे, कासिम रहमान ने कहा। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। तुम्हारे साइज के कुछ जोड़े कपड़े मैं बाजार से खरीद कर ले आता हूँ। देवराज चौहान कुर्सी पर बैठता बोला, तुम कोई सलाह दोगे कि मैं अपना काम कैसे शुरू करूँ? काम तुमने करना है, कासिम रहमान सोच भरे स्वर में कह उठा। इसके लिए तुम्हारे पास हाजी खान के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। वो है नहीं। मुझे कल का दिन दो, मैं जानकारी इकट्ठी करूंगा। एक दिन में ज्यादा जानकारी नहीं जुटा सकते। देखता हूँ कि कल क्या क्या मालूम कर पाता हूँ। मार्शल ने मुझे पहले ही बता दिया होता कि ऐसा कोई काम है, तो मैं सारी तैयारी पहले से ही करके रखता। अब वक्त खराब ना होता तुम्हारा। मेरे को वक्त की कोई परवाह नहीं, काम पूरा करना है, बेशक कितना भी वक्त लगे। मार्शल ने तुम्हें या अन्य एजेंटों को इसलिए कुछ नहीं बताया कि वो मेरे काम में दखल नहीं देना चाहता। मैं कैसे काम करूं, इस बात की मुझे आजादी है। मार्शल के नियम या उसका काम करने का ढंग मुझे पसंद नहीं। हिंदुस्तान से अकेले आए हो? हाँ, कोशिश करके देख लो, कासिम रहमान ने बेचैनी से कहा। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। बस एक बात का ध्यान रखना कि हाजी खान को न पता चले कि तुम यहाँ हो। यहाँ मेरा परिवार भी है। मेरी वजह से तुम्हारे परिवार का कोई नुकसान नहीं होगा। मैं अभी हाजी खान के काम पर लग जाता हूँ। आधा दिन पड़ा है, आज ही बहुत कुछ पता, उसके सुरक्षा सिस्टम के बारे में खासतौर से पता करना। वो कहाँ कहाँ जाता है, आने जाने का कोई फिक्स टाइम हो तो वो पता करना। उसकी कितनी बीवियां हैं? एक, लेकिन लड़कियों की उसे कोई कमी नहीं। बता ही चुका हूँ कि उसके खास मिलने वालों के बारे में भी पता करो। कासिम रहमान पलटते हुए कह उठा, किसी चीज की जरूरत हो तो नीचे मेरे परिवार से कह। मुझे एक मोबाइल चाहिए। फोन? कासिम ठिठका, फिर जेब में हाथ डालकर एक फोन निकाला। ये तुम रख लो, ये मेरा नया नंबर है, परंतु इसका इस्तेमाल मैंने अभी शुरू नहीं किया। देवराज चौहान ने फोन लिया। कासिम रहमान बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और सोचों में गुम हो गया।
उसे देवेंद्र नागर की बारीक से बारीक जानकारी चाहिए थी। उसके बाद ही सोच समझकर कुछ करना होगा। देवराज चौहान ने मन ही मन मार्शल के बाकी एजेंटों पर नजर मारी। एकाएक उसकी नजर आदिल वारसी पर जा टिकी, जो कि सेल्समैन था और माथुर ने बताया था कि वो खबरें निकाल लाने में माहिर है। आदिल वारसी के पास शायद देवेंद्र नागर की जानकारी हो। कोई हर्ज नहीं था आदिल वारसी से बात कर लेने में। खाली बैठने का कोई फायदा नहीं था, समय के इस्तेमाल में ही फायदा था। देवराज चौहान ने आदिल वारसी का नंबर मिलाया। बेल जाने के फौरन बाद ही कानों में आवाज पड़ी, हेलो आदिल वारसी। देवराज चौहान बोला, जी जनाब, आप कौन? मिशन जीरो। जवाब में आदिल वारसी की आवाज लंबे पलों के बाद आई। मैंने सुना नहीं, दोबारा कहना। मिशन जीरो। सुना। इस पर स्वर में गंभीरता आ गई थी। मेरे लायक कोई सेवा, मेरे ख्याल में हमें मिलना होगा। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हारे पास देवेंद्र नागर की जानकारी है तो फिर तो मिलना ही ठीक रहेगा। इस वक्त 4:30 बजे हैं। तब कहाँ, कितने बजे आऊं? तुम ही कोई जगह बताओ जो लाल कुआं के पास पड़ती हो। मैं इस वक्त लाल कुआं के पास हूँ। उधर से आदिलवासी ने जगह समझाकर कहा, 25 मिनट में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। वक्त क्या होगा? 1 घंटे बाद ठीक रहेगा। देवराज चौहान बोला, मैं पहुँच जाऊंगा। हम पहचानेंगे कैसे एक दूसरे को? उधर से आदिल वारसी ने कहा, मेरे हाथ में ब्राउन कलर का ब्रीफकेस होगा। मेरी लंबाई 5 फीट 10 इंच है। मेरी मूछें हैं। मैं क्लीन शेड हूँ और मैंने पैंट कमीज पहनी होगी। मैं ब्राउन पैंट और सफेद कमीज में हूँ। इतनी पहचान काफी है। 1 घंटे बाद हम वहीं पर मिलेंगे। देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। वो मोहम्मद मार्ग था, जहाँ सिनेमा हॉल था। वो सिनेमा हॉल के बाहर तयशुदा जगह पर मिले। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। आदिल वारसी 5 फीट 10 इंच लंबा था, चेहरा लाल था, नाक तीखी थी। वो उत्साह से भरा रहने वाला व्यक्ति था। 30-32 का लगता था, जबकि उम्र 40 को छू रही थी। शरीर पतला था, हाव भाव में चुस्ती थी। क्लीन शेड था। वो कार पर वहां पहुंचा था। देवराज चौहान ने उसे कार से निकलते देख लिया था। कपड़ों के रंग की वजह से आसानी से पहचाना और उसकी तरफ बढ़ गया। आदिल वारसी ने भी उसे पहचाना और ठिठक गया। पास पहुंचकर देवराज चौहान ने उससे हाथ मिलाया। तुमसे मिलकर खुशी हुई। आदिल वारसी बोला, तो मार्शल ने देवेंद्र नागर के लिए अब तुम्हें भेजा है? हाँ, पहले वालों का क्या हाल हुआ मालूम है? पता है। आदिलवासी ने देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखते सिर हिलाकर पूछा, नाम क्या है? देवराज चौहान। हिंदुस्तान से आए हो? देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिलाया। कार में आ जाओ। दोनों कार में बैठे। वारसी ने कार आगे बढ़ा दी। कब आए? वारसी ने पूछा। कल। इस्लामाबाद आज पहुंचा। ठहरे कहाँ हो? कहीं नहीं ठहरा, यूं ही रात बिता ली कहीं। देवराज चौहान ने कहा, रहने की जगह चाहिए तो मैं दिला देता। जरूरत नहीं, मैं तुमसे जानकारी चाहता हूँ। ऐसी जगह चलो जहाँ हम आराम से बात कर सकें। कार सड़कों पर दौड़ती रही। अकेले हो? आदिल वारसी ने पूछा। हाँ। देवेंद्र नागर उर्फ हाजी खान की हत्या करने आए हो? हाँ। काम कठिन है। तुम किस दिन काम आओगे? मार्शल के एजेंट हो, इस्लामाबाद के हो। मेरा काम आसान बनाओ। हाजी खान मेरे बस से बाहर की बात है। ये बात मार्शल से कह दूं? देवराज चौहान बोला, कह दो। जो सच है वो सच ही है। मार्शल तुम्हें मोटा पैसा देता है। तुम्हें उसके काम आसान करने चाहिए। मैंने इनकार नहीं किया। ये कहा है कि काम कठिन है। 18 एजेंट इस काम के लिए मारे जा चुके हैं। 18 के 18 इतनी आसानी से नहीं मारे जा सकते। क्या मतलब? किसी ने गद्दारी की है। किसी ने खबरें देवेंद्र नागर तक पहुंचाई।
देवराज चौहान बोला, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें उन एजेंटों का पता है जो पहले वाले एजेंटों को सहायता दे रहे थे? नहीं पता। इस तरह एजेंटों की जानकारी मार्शल दूसरों को नहीं देता। तुम मार्शल से उनके बारे में जान सकते हो। उनके बारे में पता करके क्या उनमें से गद्दार को ढूंढोगे? आदिल वारसी ने पूछा। मैं गद्दार को ढूंढने नहीं आया। मुझे लगता नहीं कि तुम हाजी खान को मार दोगे। तुम्हारी जान जाने के चांसेस ज्यादा हैं। वारसी बोला, पहले वाले 18 एजेंट जो जान गंवा बैठे वो कम नहीं थे और मारे गए। तुम मेरी जान की चिंता मत करो। चिंता तो होती है। तुम्हारे साथ मैं भी जुड़ गया हूँ। मेरे बारे में भी हाजी खान ने जाना तो मेरी जान भी जा। डर रहे हो? मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। आने वाले वक्त में ये काम मौत से भरा है। मेरा तो ख्याल था कि इस बार मार्शल एक साथ 5-7 एजेंटों को भेजेगा इस काम के लिए। तुम लोग हो मेरे साथ, मतलब कि मेरे जैसे और भी हैं इस काम में तुम्हारे साथ। हाँ, मिले उनसे। मिलना शुरू किया है। एक ने मुझे बताया कि हाजी खान को मारना ज्यादा मुश्किल नहीं। देवराज चौहान बोला, फिर तो तुम्हें उसी की सहायता लेनी चाहिए। फायदे में रहोगे। आदिल वारसी का स्वर कड़वा हो गया। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता। हाजी खान की ताकत से कोई भी अनजान नहीं होगा। तुम ये बात गलत कह रहे हो। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी, फिर लुप्त हो गई। तो तुम्हारे पास हाजी खान यानी कि देवेंद्र नागर की जानकारी है? जरूरत से ज्यादा। मैंने खोद खोद कर हाजी खान के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रखी है, परंतु इस बारे में अभी तक मार्शल ने मेरे से संबंध नहीं बनाया था, तो मैं चुप रहा। अब अचानक ही तुम आ गए। मेरे आने के बारे में मार्शल ने कब बताया? नहीं बताया। कल फोन पर मार्शल ने कोडवर्ड बताया कि इस कोडवर्ड वाले की पूरी सहायता की जाए। जब फोन पर तुमने देवेंद्र नागर की जानकारी के बारे में कहा तो मैं समझ गया कि मार्शल ने तुम्हें क्यों, किस काम के लिए भेजा है। मुझे जानकारी इकट्ठी करने में काफी मेहनत करनी होगी। वक्त भी बहुत लगेगा। इसलिए तुम्हारा वक्त और मेहनत अब बच जाएगा। जो जानना है मुझसे जान लो। सामने ही भीड़ भरा बाजार दिखने लगा था। कार भीड़ वाली सड़क पर प्रवेश कर गई थी। शाम हो चुकी थी, परंतु अभी अंधेरा नहीं फैला था। दुकानों की रोशनियां जल उठी थी। देवराज चौहान की नजरें बाहर हो रही थी। ये कौन सी जगह है? देवराज चौहान ने पूछा। मीर बाजार इस्लामाबाद के चंद खास बाजारों में से एक है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। आदिलवासी ने एक 6 मंजिला इमारत के पास पार्किंग में कार ले जाकर रोकी। ये पार्किंग 4 दीवारी के भीतर बनी हुई थी। पार्किंग वाले 4-5 व्यक्ति नजर आ रहे थे। पार्किंग भी काफी बड़ी थी। कारों की कतारें दूर तक लगी दिख रही थी। अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया था। तभी 50 वर्षीय पार्किंग अटेंडेंट वहां आ पहुंचा। जनाब जी, नमस्कार। वासी ने मुस्कुराकर उससे कहा। कैसे हैं हजूर? उस व्यक्ति ने आदर भरे स्वर में कहा। खुदा की मेहरबानी से सब ठीक चल रहा है। वारसी ने गाड़ी बंद की। साहबजादे अब ठीक हैं। आपकी मेहरबानी से आपने अच्छी नौकरी लगवा दी उसकी। वो खुश है। मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहिए। कुछ वक्त मैंने कार में ही अपने दोस्त के साथ बातचीत में गुजारना है। 2 बढ़िया चाय ला दीजिए। कहने के साथ ही वारसी ने जेब से नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया तो वो कह उठा। पैसा देकर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं हजूर? मैं अभी चाय लाता हूँ। वो चला गया। वारसी ने गर्दन घुमाकर देवराज चौहान को गंभीर निगाहों से देखा। अब पूछो, क्या जानना चाहते हो? देवराज चौहान ने कार का शीशा नीचे किया और सिगरेट सुलगाकर कहा। देवेनागर के बारे में सब कुछ जानना है। सब कुछ में बहुत कुछ आ जाता है। जो जानना चाहते हो वो पूछो। मैं देवेंद्र नागर तक पहुंचना चाहता हूँ। ये कठिन काम है, असंभव सा। मुझे उसकी सिक्योरिटी के बारे में बताओ। पाकिस्तान सरकार ने उसे सिक्योरिटी दे रखी है।
जेट प्लस सिक्योरिटी। जब वो बंगले पर रहता है तो 15 गनमैन वहां तैनात रहते हैं जो कि खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। महंगे इलाके में उसका बंगला है और बाहरी गेट से लेकर छत तक गनमैन फैले रहते हैं। कोई मिलने आए तो बाहरी गेट के पास मौजूद केबिन से ही इंटरकॉम पर भीतर बात की जाती है। बंगले पर हाजी खान कम ही लोगों से मिलता है। बंगले के भीतर 8 नौकर हर वक्त रहते हैं, जिनमें 2 ड्राइवर हैं, एक हाजी खान का पीए, बाकी 5 बंगले का काम संभालते हैं। इसके अलावा उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। स्पष्ट बात तो यह है कि बंगले में कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी हाल में भी प्रवेश नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा सोचता है तो ये उसकी बेवकूफ़ी होगी। बंगले पर पहरा देने वाले कमांडो बदले जाते होंगे। हाँ, हर 8 घंटे बाद नए कमांडो आ जाते हैं। जब देवेंद्र नागर बाहर जाता है तो कमांडो उसके साथ जाते हैं। देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, वो बंगले पर ही पहरा देते हैं। बाहर जाते वक्त नए कमांडो पहुंच जाते हैं। उनकी संख्या 10 के करीब होती है। वो कारों में हाजी खान के साथ जाते हैं। 2 हाजी खान की कार में ही बैठते हैं। बाकी आगे पीछे 3 कारों में मौजूद रहते हैं। रास्ते में हाजी खान पर हाथ नहीं डाला जा सकता। कमांडो बहुत सतर्क होते हैं। हाजी खान की कार पर बम फेंका जा सकता, कोई फायदा नहीं। हाजी खान की कार आर्म्स प्रूफ है, ग्रेनेड उस पर काम नहीं करेगा। बड़ा बम उसकी कार में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जब कार बंगले से बाहर होती है, यानी जब हाजी खान भीतर नहीं होता, तब 2 गनमैन खाली कार की निगरानी में पास ही मौजूद रहते हैं। आदिल वारसी ने कहा। जब देवेंद्र नागर बंगले से बाहर होता है तो बंगले पर तब भी गनमैनों का पहरा होता है। हाँ, क्यों? ताकि कोई उसके परिवार को नुकसान न पहुंचा सके। उसके बच्चे स्कूल पढ़ने तो जाते होंगे। 3 गनमैनों की ड्यूटी है, उन्हें स्कूल ले जाना और लाना। तगड़ा इंतजाम है। मैंने कम बताया है, इससे भी तगड़ा हो सकता है, परंतु कम नहीं हो सकता। पाकिस्तान में हर नेता को इसी तरह की सुरक्षा मिलती है? देवराज चौहान ने पूछा। सुरक्षा तो नेताओं को मिलती है, पर इस तरह से नहीं। हाजी खान की सुरक्षा खास है। एक तो वो सत्ताधारी पार्टी का नेता है, दूसरे गर्म मिजाज का है और दुश्मन बहुत बना रखे हैं। तीसरी जो सबसे खास बात है कि वर्तमान प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मामला कोर्ट में है। आरोप सिद्ध होते ही प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है और प्रधानमंत्री की कुर्सी का प्रबल दावेदार हाजी खान ही है। मतलब कि हाजी खान प्रधानमंत्री बन सकता है। मेरे ख्याल में तो बना ही समझो। ज्यादा से ज्यादा महीने भर की बात है। हाजी खान भी इस बात को जानता है, बल्कि वो गुपचुप तरीके से इस बात की पूरी कोशिश कर रहा होगा कि वर्तमान प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो जाए, ताकि वो प्रधानमंत्री बन सके। देवेंद्र नागर काफी आगे पहुंच गया पाकिस्तानी राजनीति में। वो खतरनाक है। जो उसके खिलाफ बोलता है चुपचाप उसकी हत्या करा देता है। ऐसे में कोई भी उससे पंगा लेने के लिए तैयार नहीं होता। उसकी बात हर जगह मानी जाती है। दबेसवा में ये बात भी सुनने को मिलती है कि प्रधानमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के पीछे हाजी खान का ही हाथ है कि वो प्रधानमंत्री बन सके। हाँ, सुना है उसके लोग उसके लिए मनपसंद लड़कियां भी उठा लाते हैं। देवराज चौहान बोला। सुना तो मैंने भी है, परंतु इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता। बाकी बातें तुम यकीन से कह रहे हो, पूरे यकीन से। हम्म, तो मुझे सलाह दो कि मैं देवेंद्र नागर को कैसे खत्म कर सकता हूँ। अभी पूरी बातें सुन लो उसके बारे में, जल्दी मत करो, आदिल वारसी ने गंभीर स्वर में कहा। तभी वो व्यक्ति ट्रे में 2 प्याले चाय रखे ले आया। दोनों ने प्याला थाम लिया। वो चला गया। वारसी ने चाय का घूंट भरा और गंभीर स्वर में बोला। हाजी खान के पास भरपूर दौलत है। पैसा कहाँ से आता है, अधिकतर लोग नहीं जानते।
परंतु मैं जानता हूँ कि वो ड्रग्स का धंधा करता है। अफगानिस्तान के संगठनों से ड्रग रास्ते में ही पकड़ ली जाती है, परंतु हाजी खान ड्रग्स को यूरोप पहुंचाने में सफल रहता है। अमेरिका और मेक्सिको तक उसकी भेजी ड्रग्स पहुंच जाती है। तुम्हें यकीन है कि देवेन नागर ड्रग्स का काम करता? यकीन है, तभी तो बिना पूछे ही बता रहा हूँ। हाजी खान का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि उसकी ड्रग्स को रास्ते में नहीं रोका जाता। बाहरी देशों तक उसका सिस्टम चलता है। उसके आदमी तेजी से इस काम को करते हैं। दूसरे देशों की पुलिस को तगड़ा पैसा दिया जाता है। बहुत तगड़ा पैसा हाजी खान इकट्ठा कर रहा है। पाकिस्तानी सरकार को उसके धंधे का नहीं पता। पता है, पर आवाज कौन उठाए? जो बोले वो ही मरे। हाजी खान का खौफ चलता है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के बाहर भी उसका नाम चलता है। इस वक्त वो खतरनाक बादशाह की जिंदगी बिता रहा है। आदिल वासी ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन है जमाते बिला। जमाते बिला के साथ मिलकर आईएसआई हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। सरहद पार कराकर आतंकवादी हिंदुस्तान को अस्थिर बनाने के लिए भेजे जा रहे हैं। इस जमाते बिला के दफ्तर पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में है। इसी जमाते बिला के साथ हाजी खान का बहुत अच्छा रिश्ता है। मेरे ख्याल में तो जबरदस्त दोस्ताना है। कैसे कह सकते हो? जमाते बिला का सरदार, इस संगठन का मालिक कबीर मलिक है। वो कबीर मलिक जो पाकिस्तान की हस्ती माना जाता है, जो अथाह ताकत रखता है, जिसे बहुत कम लोग ही आज तक देख पाए हैं। कबीर मलिक का सिर्फ नाम ही चलता है। उसकी हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो। आईएसआई जैसी संस्था जमाते बिला के साथ मिलकर इस संगठन के आतंकवादियों को ट्रेंड करके दंगा फसाद कराने हिंदुस्तान भेजती है और सारे मामले को फाइनेंस करती है, पैसा देती है, हथियार देती है, सब कुछ करती है। आईएसआई नहीं, इसमें पाकिस्तानी मिलिट्री भी उनकी सहायता करती है। इन बातों से तुम कबीर मलिक की हैसियत का अंदाजा लगा सकते हो कि वो क्या होगा। वो ही कबीर मलिक सप्ताह में कम से कम 2 बार हाजी खान से जरूर मिलता है। देवेन नागर से? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, देवेन नागर उर्फ हाजी खान से। आदिलवासी के चेहरे पर गंभीरता थी। तुम्हें कैसे पता? मैंने देखा। मैंने सिलसिलेवार हाजी खान की निगरानी की। 1.25 महीना मैंने बराबर हाजी खान पर नजर रखी। मैं हाजी खान के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें जानना चाहता था, इसलिए अपना पूरा वक्त उस पर लगा दिया। ये 2 महीने पहले की बात है। ऑफिस से छुट्टी ले ली। उसी वक्त के दौरान मैंने सब बातें जानी। कबीर मलिक हाजी खान से मिलने हर 3-4 दिन में एक बार आता है। यहाँ हाजी खान उससे मिलने जाता है। कहाँ? पीली मस्जिद के इलाके में 20 से ज्यादा कमरों वाले हरे रंग की हवेली है। वो कबीर मलिक का खास अड्डा है। उसके संगठन के सारे काम उसी हरी हवेली से निकलते हैं। उस हरी हवेली की दहशत पूरे इस्लामाबाद में है। उसके पास से भी लोग सहम कर निकलते हैं, क्योंकि वो कबीर मलिक का जमाते बिला का हेडक्वार्टर माना जाता है। कमरे तो वहाँ सिर्फ 20 हैं, परंतु खाली बहुत जगह है। 15 फीट ऊंची 4 दीवारी कर रखी है। उसके ऊपर कांटेदार तारे हैं। प्रवेश द्वार पर लोहे का फाटक है, जहाँ बाहर की तरफ हर वक्त 4 गनमैन खड़े रहते हैं। और इसी तरह भीतर भी गन लिए लोग पहरा देते नजर आ जाते हैं। जब दरवाजा खुलता है, वहाँ अक्सर गोलियां चलने की आवाजें सुनी जा सकती हैं। मेरे ख्याल में जमाते बिला की दहशत कायम रखने के लिए वो देर सवेर हवा में फायरिंग करते रहते हैं। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव थे। जब देवेन नागर कबीर मलिक के इस ठिकाने पर गया तो तुम उसके पीछे थे। 3 बार ऐसा हुआ। देवेन नागर को हरी हवेली में एंट्री कैसे मिलती है? क्या उसे इंतजार करना पड़ता है? वो वहां शानदार अंदाज में पहुंचता है, अपने गनमैनों के साए में।
उसे देखते ही फौरन फाटक खोल दिया जाता है और वो गनमैनों की गाड़ियों के साथ भीतर जाता है। फिर फाटक बंद हो जाता है। हाजी खान का कबीर मलिक के ठिकाने पर गनमैनों के साथ पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। क्यों? कबीर मलिक की हस्ती ऐसी है कि उसके सामने हाजी खान मामूली व्यक्ति है। ऐसे में दोनों की दोस्ती, इस कदर गहरी दोस्ती, बहुत महत्व रखती है। दोनों की दोस्ती के पीछे जरूर कोई खास बात है। ये तुम्हारा सोचना है। जाहिर है मैं ही सोचूंगा। अगर तुम कबीर मलिक को ज्यादा जानते होते तो तुम भी यही सोचते। तुमने क्या सोचा कि दोनों की दोस्ती का क्या आधार हो सकता है? देवराज चौहान ने पूछा। इस बारे में मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। क्यों? मैं कैसे अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो दोनों आपस में इतने करीब क्यों आए हुए हैं? अगर कोई कहे कि ये मात्र उनकी दोस्ती है तो मैं नहीं मान सकता। कबीर मलिक जैसा इंसान यारी में भरोसा नहीं रखता। इसी तरह हाजी खान भी किसी के साथ एक कप चाय पीने में वक्त खराब नहीं करेगा, क्योंकि वो व्यस्त इंसान है। तुम्हारा मतलब है कि देवेंद्र नागर और कबीर मलिक का मिलना भारी गड़बड़ का इशारा करता है। यकीनन तुमने ये बात पता करने की कोशिश की। सच बात तो ये है कि मैं कोशिश करने की हिम्मत ही नहीं कर सका। कोशिश का मतलब था पूछताछ करना, और पूछताछ में मैं नजरों में आ जाता और मेरी लाश कहीं पड़ी मिलती। आदिल वारसी बेहद गंभीर दिख रहा था। अंधेरा हो चुका था। वे ठीक से एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पा रहे थे। तुमने ये बातें मार्शल को नहीं बताई? देवराज चौहान ने पूछा। जानकारी इकट्ठा करना मेरा काम है। अगर मार्शल देवेंद्र नागर के बारे में कोई बात पूछता तो बताता। तुम्हें चाहिए था कि सीधे सीधे मार्शल को बता। मेरे पास तो ढेरों जानकारियां रहती है, बिना पूछे क्या क्या बताऊं? आदिल वारसी बोला। मेरे को सब बताओ, जो भी बात देवेंद्र नागर के बारे में तुम्हें पता है, देवराज चौहान ने कहा। आदिल वारसी चुप रहा। देवेंद्र नागर कहाँ कहाँ जाता है? वो पचासों जगह जाता है। नेता है, उससे मिलने वाले ढेरों लोग हैं। अक्सर वो आधी रात को घर लौटता है और अगले दिन 10-11 बजे फिर घर से चल देता है। वो घर में कम लोगों से मिलता है। पार्टी के दफ्तर 2-3 दिन में एक बार जरूर जाता है और 3-4 घंटे वहां रहता है। पार्टी का दफ्तर कहाँ है? जामिया इलाके में। वहां वो 3-4 घंटे रहता है। देवराज चौहान सोच भरे स्वर में बोला। तब उसके गनमैन कहाँ रहते हैं? बाहर सतर्क मुद्रा में पहरा देते हैं। लेकिन पार्टी के दफ्तर में तो कई तरह के लोगों का आना जाना होगा। सही कहा तुमने। तो वहां देवेंद्र नागर को मारा जा सकता है। तुम अपनी जान की परवाह किए बिना उसे मार देना चाहते हो तो फिर उसे उस दफ्तर में मार सकते हो। खुलकर कहो, देवराज चौहान बोला। पार्टी के कार्यालय में गोली चलाने, हाजी खान को मारने का मतलब है खुद भी मर जाना। हाजी खान के गनमैन उस इंसान को पलों में भून देंगे जिसने हाजी खान की जान ली होगी। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? मैं सिर्फ विचार कर रहा हूँ इस बात पर। काम पूरा करते हुए मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। तुम डरपोक इंसान की तरफ बातें कर रहे हो। मार्शल का एजेंट काम में अपनी जान की परवाह नहीं करता। मैं मार्शल का एजेंट नहीं हूँ। तो आदिलवासी के स्वर में अजीब से भाव उभरे। कौन हो तुम? मार्शल कभी कभी मुझसे काम ले लेता है। तुम मुझे किराए का आदमी समझ सकते हो। ओ, तो ये बात है। तुम पहले भी मार्शल के लिए काम कर चुके हो? कई बार। मुझे हैरानी है कि अपने बेहतरीन एजेंट होते हुए भी मार्शल किराए के आदमी इस्तेमाल करता है। ये मत भूलो कि इस काम पर मार्शल के 18 एजेंट 1.5 साल में मारे जा चुके हैं। देवराज चौहान बोला। और अब तुम्हें इसलिए भेजा गया है कि तुम काम पूरा कर दो। क्या इतने बेहतरीन हो तुम? इसका जवाब तो मार्शल के पास होगा। दोनों चुप रहे। फिर आदिल वारसी बोला। और बताओ, मैं क्या करूं?
देवेंद्र नागर के बारे में बातें खत्म हो गई। अभी तो कोई खास बात ध्यान में नहीं आ रही थी। मुझे देवेंद्र नागर खुले में चाहिए। देवराज चौहान सोच भरे स्वर में बोला। ये कैसे हो सकेगा? ये इतना आसान होता तो पहले वाले 18 एजेंट जान नहीं गंवाते। तुम्हारा मतलब है कि वो कभी खुले में आता ही नहीं? देवराज चौहान बोला। जरूर आता है, लेकिन पता नहीं चलता कब आता है। आता भी है तो लंबे समय के लिए नहीं आता। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। आदिलवासी ने अंधेरे में देवराज चौहान का चेहरा देखने की कोशिश करते हुए कहा। देवराज चौहान, तुम्हें जैसा मौका चाहिए वो नहीं मिलेगा। मिलेगा तो तुम भी बच नहीं पाओगे। उसके गनमैन उससे ज्यादा दूर नहीं रहते। वो तुम्हें भी मार देंगे। हाजी खान हर वक्त सुरक्षित रहता। तुम चाहते हो कि मैं वापस हिंदुस्तान लौट जाऊं कि देवनागर को नहीं मारा जा सकता? जो मन में आए करो। मैंने तुम्हें तस्वीर का हर पहलू बता दिया है। वो शादी ब्याह में तो जाता होगा। जरूर जाता होगा। मैंने देखा तो नहीं पर सुना था कि 2 महीने पहले कबीर मलिक के भाई के निकाह में हाजी खान ने शिरकत की थी। ये पता लगाना असंभव सा है कि वो कब किसी के निकाह में जाएगा। इस बारे में सोचो। मुझे ऐसी कोई खबर दो कि जो मेरे काम की हो। देवराज चौहान बोला। तुम जैसी खबर चाहते हो उसका इंतजाम करना आसान नहीं होगा। मुझे बताया गया है कि तुम खबरें लाने में मास्टर हो। अब मैं तुम्हें हाजी खान के दिल की बात कैसे बता सकता हूँ? तुमने कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं। उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। तब हाजी खान ही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा। ये महीने 1.5 महीने तक की बात है। हाँ, फिर तो मेरे पास वक्त कम है। देवेंद्र नागर प्रधानमंत्री बन गया तो उस तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। आदिल वारसी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मैं चलता हूँ। तुम्हारे पास कोई खबर आए तो मुझे बताना। देवराज चौहान बोला। कबीर मलिक के 2 लोगों से 4 दिन पहले ही मेरा संपर्क बना है। उनमें से एक तो हरी हवेली आता जाता रहता है। दूसरा कबीर मलिक के दूसरे काम को संभालता है। कल इनको मैंने नोट देने हैं। इनसे कुछ पता लगा तो बताऊंगा। देवराज चौहान ने दरवाजा खोला और कहा। मुझे देवेंद्र नगर के बारे में बताओ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कार में ही रहो। मैं चला जाऊंगा। तुम्हारे फोन का मुझे इंतजार रहेगा कि तुम कोई काम की खबर दो। कह नहीं सकता। रात 11 बजे देवराज चौहान कासिम रहमान के घर पहुंचा। कासिम रहमान जाग रहा था। उसके इंतजार में था। उसकी पत्नी, बच्चे सो चुके थे। देवराज चौहान और कासिम ऊपर के कमरे में पहुंचे। तुम कहाँ चले गए थे? कासिम रहमान ने पूछा। इस्लामाबाद की सड़कों पर घूम रहा था। देवराज चौहान ने कासिम को देखा। इतने में उसने एक बैग पड़ा देख लिया था। वो समझ गया कि कासिम इसमें उसके लिए कपड़े ले आया है। तुम खामखा तो घूमने वाले नहीं लगते। देवराज चौहान चेयर पर बैठा और जूते खोलने लगा। खाना खाया? नहीं। तुम चेंज कर लो। बैग में तुम्हारे लिए कपड़े हैं। मैं खाना लेकर आता हूँ। कहकर वो चला गया। देवराज चौहान ने हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले। तब तक कासिम रहमान खाने का थाल ले आया। खाना गर्म था। तुमने खाया? हाँ। 10 बजे तक तुम नहीं आए तो मैंने खा लिया। पहले सोचा तुम्हें फोन करूं। फिर मन में आया कि तुम जाने किस चक्कर में फंसे होंगे। मैंने फोन करना ठीक नहीं समझा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और खाना शुरू कर दिया। कासिम रहमान कुर्सी पर बैठता बोला। मैंने हाजी खान के बारे में बातें पता करने की कोशिश की, परंतु अभी तक कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी। 1-2 दिन में कई बातें जान लूंगा। आज इतना ही पता लगा कि 8 दिन बाद उसकी पार्टी रैली कर रही है। पार्टी के कई बड़े नेता आजाद मैदान के मंच से भाषण देंगे। हाजी खान भी मंच से बोलेगा। 8 दिन बाद? हाँ। आजाद मैदान क्या जगह है? काफी बड़ा मैदान है। 2 लाख से ज्यादा लोग उस मैदान में आ सकते हैं। आजाद मैदान अक्सर राजनीतिक पार्टियों की रैली करने के लिए काम आता है।
चुनावी वक्त में तो आजाद मैदान में मेला लगा रहता है नेताओं का। इस सिलसिले में रैली और भाषण है। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में फंसे हैं, इस बात की सफाई जनता को दी जाएगी। कासिम रहमान बोला। देवराज चौहान खाना खाता रहा। मैं और बातें भी पता करूंगा। मुझे तेजी से काम चाहिए कासिम। खाली बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारे काम की बात पता लगाने की कोशिश करूंगा। मुझे इस बात की जानकारी दो कि देवेनगर पर हाथ डालना कहाँ ठीक रहेगा। कासिम रहमान ने सिर हिलाया। आजाद मैदान के आसपास क्या है? कैसी जगह है मैदान के चारों तरफ? कासिम रहमान के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। वो इस्लामाबाद का पुराना इलाका है। मैदान के हर तरफ रिहायशी इलाका भी है और कमर्शियल भी। वहाँ कई बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं, छोटे बड़े होटल भी हैं। और कल मुझे वो जगह दिखाना। देवराज चौहान ने सिर उठाकर कासिम रहमान को देखा। अगले दिन 11 बजे देवराज चौहान और कासिम रहमान आजाद मैदान में खड़े थे। मध्यम सी धूप फैली हुई थी। आजाद मैदान के नाम पर बहुत बड़ा ग्राउंड था। देवराज चौहान का ख्याल था कि यहाँ 3 लाख से ज्यादा लोग आ सकते हैं। मैदान के हर तरफ 5 फीट की चार दीवारी करके उस पर सफेद रंग पुता हुआ था, जो कि पुराना पड़ गया था। मैदान में 50 से ऊपर लोग इस तैयारी में लगे दिख रहे थे कि भाषण वाले दिन के लिए पूरा इंतजाम कर सकें। बल्लियां लगाई जा रही थी, रास्ते तैयार किए जा रहे थे, मैदान की साफ सफाई कर दी गई थी। बच्चे अपनी अपनी टोलियों में मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। एक टीम फुटबॉल खेल रही थी। लोग दाएं बाएं या बाएं से दाएं जाने के लिए मैदान के बीच का रास्ता इस्तेमाल कर रहे थे। मैदान में हर तरफ रौनक थी। देवराज चौहान कई मिनटों तक वहां निगाह दौड़ाता रहा। फिर मैदान के बाहर आसपास की जगहों पर नजरें दौड़ाने लगा। रिहायशी कमर्शियल जगहों को देखने लगा। 10 मिनट तक इसी काम में व्यस्त रहा। कासिम रहमान पास ही मौजूद था। फिर देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कासिम से बोला, मंच किस तरफ बनेगा? उधर। वहां चलो। दोनों मैदान में आगे बढ़ गए। खड़ी की जा रही बल्लियों से आगे कासिम ठिठक कर कह उठा, यहाँ मंच बनेगा। इन मजदूरों से पूछकर बताओ, देवराज चौहान ने कहा। कासिम मजदूरों के पास चला गया। 5 मिनट बाद वापस लौटकर कहा, थोड़ा सा बाई तरफ आ जाओ, करीब 15 फीट। वो जगह मंच का सेंटर होगी। दोनों 15 फीट हटकर रुके। देवराज चौहान ने वहां खड़े होकर आसपास दिखाई दे रही इमारतों पर निगाह मारी। कुछ मिनट के बाद उसकी नजर मध्यम दर्जे के होटल पर जा टिकी, जिस पर होटल का बोर्ड लगा नजर आ रहा था। देवराज चौहान कई पलों तक होटल को देखता रहा। होटल के कमरों की 8 बालकनी इस तरफ नजर आ रही थी। 4 बाईं तरफ, एक के ऊपर एक थी, तो 4 दाईं तरफ। चलो यहाँ से, देवराज चौहान ने कहा और आगे बढ़ गया। साथ चलते कासिम रहमान ने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? अभी मुझे किसी नतीजे पर पहुंच लेने दो, देवराज चौहान ने कहा। तुम देवेंद्र के बारे में और बातें पता करो। तभी देवराज चौहान की जेब में पड़ा मोबाइल बजने लगा। हेलो। देवराज चौहान ने फोन पर बात की। एक बात और पता चली। आदिल वारसी की आवाज कानों में पड़ी। सप्ताह बाद आजाद मैदान में हाजी खान साथी नेताओं के साथ भाषण देने वाला है। होल्ड करो, कहने के साथ ही देवराज चौहान ने फोन कान से हटाया और कासिम से बोला, हम रात को घर पर ही मिलेंगे। तब तक और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करो। ठीक है, कहकर कासिम रहमान चला गया। देवराज चौहान ने फोन पर आदिल वारसी से बात की। ये बात मुझे मालूम हो गई है और इस वक्त मैं आजाद मैदान में ही हूँ, देवराज चौहान ने कहा। तुम तो बहुत तेजी से काम कर रहे हो, उधर से आदिल वारसी ने कहा। तुम यहाँ आ सकते हो आजाद मैदान में? क्यों नहीं, आऊँ क्या? आ जाओ, मुझे ढूंढ लेना या पहुंचकर फोन करना, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। आदिल वारसी 1.25 घंटे बाद देवराज चौहान से आजाद मैदान में मिला। मैं दूर था,
इसलिए आने में देरी हो गई। आदिल वारसी ने कहा। कोई देर नहीं हुई, मैं यहाँ के इंतजाम देखने में व्यस्त था। देवराज चौहान की निगाह दूर बल्लियां खड़ी करते मजदूरों पर टिकी थी। मैदान में अभी भी बच्चे खेल रहे थे, तो रैली के लिए मैदान में तैयारी शुरू कर दी गई है। वारसी उसकी नजरों का पीछा करते हुए बोला। देवराज चौहान चुप रहा, नजरें दौड़ती रही। तुम क्या करने वाले हो? आदिल वारसी ने पूछा। देवेन नागर सप्ताह बाद खुले में आ रहा है, वो यहाँ से भाषण देगा। मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली। जाहिर है मार्शल के किसी एजेंट ने ही दी होगी, वो तुम्हारे संपर्क में है, मेरी तरह। वाची ने शांत स्वर में कहा। वैसे तुम क्या करने की सोच रहे हो? देवेनागर को खत्म करने का ये मौका अच्छा है। देवराज चौहान ने वारसी को देखा। आदिल वारसी गंभीर निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा। मेरे ख्याल में ये काम नहीं हो पाएगा। क्यों? तब इस मैदान में लाखों की संख्या में लोग होंगे, मंच पर नेता होंगे, पुलिस भी यहाँ होगी। काम तो करना ही है। आओ वहां चलते हैं, जहां मंच बनेगा। तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ। दोनों उस तरफ बढ़ गए। देवराज चौहान ने वारसी को वो जगह दिखाई जहां मंच बनता था। सब कुछ पता कर रखा है तुमने? तब से यहाँ हो? आदिल वारसी बोला। 12 बजे से। आदिल वारसी ने उस जगह को ध्यान से देखा। कुछ दूर मजदूर जमीन में बल्लियां गाड़ रहे थे। तुम क्या मंच को उड़ाने का इरादा रखते हो? एकाएक वारसी ने कहा। नहीं, एक को मारने के लिए मैं कई लोगों की जान नहीं लूंगा। देवराज चौहान ने कहा। मेरे ख्याल में मंच को उड़ाना ही ठीक रहेगा। ये काम ज्यादा कठिन नहीं होगा। 2-3 पावरफुल बम मंच के नीचे लगाए जा सकते हैं। रिमोट कंट्रोल वाले बम होंगे। जब चाहा विस्फोट कर दिया। कहा तो ऐसा करना गलत होगा, कई बेगुनाह लोग मरेंगे। तब तुम्हें क्या? मरते हैं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? देवेंद्र तो मारा जाएगा। मैं इस तरह का काम नहीं करता कि खामखा दूसरे लोग भी मरे। तुम अजीब सी बातें कर रहे हो, आदिल वारसी ने कहा। ऐसा मौका दोबारा मिलना आसान नहीं होगा। हाजी खान खुले में आ रहा है, मार दो उसे। साथ में और लोग मरते हैं तो तुम्हें क्या? तुम मैं इस तरह काम नहीं करता। तुम पागलों की तरह बातें कर रहे हो। देवराज चौहान मुस्कुराया। देवेंद्र नागर बचेगा नहीं। उस शाम में उसे मार दूंगा। कैसे? यहाँ तुम मजदूरों की तरफ रुक करके खड़े हो जाओ। यही स्टेज बनेगा, यही नेता बैठेंगे, यही से देवेंद्र नागर भाषण देगा। जिस तरफ मजदूर हैं, वहां पब्लिक होगी। ठीक कहा न मैंने? हाँ। आदिल वारसी देवराज चौहान के कहे मुताबिक खड़ा हो गया। अब मैदान के बाहर आसपास की बिल्डिंगें देखो। ऐसी किसी इमारत का चुनाव करो जहां से देवेंद्र नागर का निशाना लिया जा सके। हम किसी इमारत की छत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो कहा है वो करो। बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। वहीं खड़े आदिल वारसी की निगाह हर तरफ घूमने लगी। 10 मिनट लगाकर वारसी ने मैदान के दाई और बाई तरफ की 5-6 जगहों को पहचाना जहां से मंच पर खड़े इंसान पर निशाना लिया जा सकता था। उसने देवराज चौहान को बताया। अब इन जगहों को तब चेक किया जाएगा जब मंच तैयार हो जाएगा। देवराज चौहान ने कहा। मंच 3-4 दिन में तैयार हो जाएगा, वारसी ने गंभीर स्वर में कहा। तभी वो जगह चुनेंगे जहां से देवेंद्र नागर का निशाना लिया जाएगा। देवराज चौहान शांत दिख रहा था, जबकि आदिल वारसी कुछ बेचैन सा हो गया था। दोनों वहां से मैदान के बाहर की तरफ बढ़ गए। तुम ये काम कर लोगे? वारसी ने पूछा। आसानी से। गन संभालनी आती है अच्छी तरह से। मेरा मतलब है कि इस तरह निशाना लेना कोई पेशेवर इंसान ही कर सकता है। इसे निश्चित रहो, एक शॉट में ही देवेंद्र नागर जाएगा। फिर भी ये काम आसान नहीं होगा, तुम पकड़े भी जा सकते हो। पाकिस्तान की पुलिस इतनी तेज नहीं है कि 5 मिनट में मेरे पास पहुंच जाए।
शूट करने के बाद मुझे उस जगह से दूर जाने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और पुलिस को तब तक हवा भी नहीं लगेगी कि गोली किधर से आई। मैदान लोगों से भरा होगा। मेरे ख्याल में पहले तो वो यही सोचेंगे कि गोली मैदान से किसी ने चलाई। ये मत भूलो कि भाषण की शाम लोग आसपास की इमारतों पर भी चढ़े होंगे। मैं अपना काम कर लूंगा। खतरा तो है ही, पर इतना खतरा तो उठाना ही होगा। आदिल वारसी ने धीमे स्वर में कहा। जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा कि तुम सफल रहोगे। उसे मारने में 18 एजेंट अपनी जान गंवा चुके हैं। अब हम उस दिन मिलेंगे जब मंच तैयार हो जाएगा। देवराज चौहान ने कहा। गन कौन सी इस्तेमाल करोगे? देखना होगा कि मैं कहाँ से निशाना लेता हूँ। दूरी देखने के बाद ही गन तय होगी। तुम इंतजाम कर दोगे गन का? आसानी से। वारसी ने सिर हिलाया। गनों के बारे में जानते हो? पूरी तरह। एक संगठन में मैंने 1.5 साल तक काम किया था, तब हथियारों के बारे में जाना था। तुम्हारा परिवार है? हाँ। तो सावधानी इस्तेमाल करना हर काम में। कहीं मेरी जगह पर तुम न फंस जाओ। देवराज चौहान बोला। सब ठीक है, मैं फंसने वाला नहीं। आदिल वारसी ने मुस्कुराने की चेष्टा की। मैं तुम्हें फोन कर दूंगा जब मंच तैयार हो जाएगा। इस बारे में मैं तुम्हें फोन। तुम बार बार इधर आओगे तो किसी की नजरों में आ सकते हो। मंच पर मैं ही नजर रखूंगा। शाम 5 बजे देवराज चौहान कासिम रहमान के घर पहुंचा। वो घर पर नहीं था। देवराज चौहान ऊपर मंजिल पर आ पहुंचा। कपड़े चेंज किए, हाथ मुंह धोया कि तभी कासिम की बेटी चाय के प्याले के साथ बिस्किट और नमकीन दे गई। चाय के घुट लेता देवराज चौहान सोचों में डूब गया। सोचे देवेन नागर के बारे में थी। देवेन नागर खुले में बहुत कम आता था, क्योंकि उसे मालूम था कि मार्शल उसकी जान ले लेना चाहता है। 18 बार उसकी जान लेने की कोशिश हुई, परंतु कामयाब कोई नहीं हो सका। कोशिश में मार्शल के एजेंट ही जान गंवा बैठे। देवेन नागर जानता था कि मार्शल की तरफ से सिलसिला रुकने वाला नहीं। उसकी जान लेने की कोशिश तब तक होती रहेगी जब तक कि वो जिंदा है। ऐसे में सुरक्षा के नाते वो गनमैनों से हर वक्त घिरा रहता था। सावधानी के नाते वो अपने घर में किसी से नहीं मिलता था, सिवाय जमाते बिला संगठन के मालिक कबीर मलिक के। कबीर मलिक से देवेनागर के काफी अच्छे संबंध थे।